2025 के आखिरी चरम पर रुपए ने नए कीर्तिमान को स्थापित कर दिया है। डॉलर के प्रति बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंच गया। लोग तो अब पूरे सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 90 का आंकड़ा बाय द वे साइकोलॉजिकल नहीं है। ये इस साल रुपया डॉलर के प्रति 5% से ज्यादा गिर चुका है। दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में आपने हेडलाइंस में पढ़ा होगा कि कैसे ये डूबता हुआ रुपया, इसकी वैल्यू कैसे सीधा इंपैक्ट करेगी हमारे इंपोर्ट कॉस्ट पर। पेट्रोलियम से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक तक, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक, सबके दाम कैसे बढ़ने वाले हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो। साथ ही इंटरनेशनल एजुकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म, ऐसी चीजों पर भी क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये कितनी महंगी होने वाली है। The Indian rupee has weakened to its lowest level ever. The rupee has breached the 90 rupees to a dollar mark. The rupee has seen far greater volatility under the current RBI Governor Sanjay Malhotra. As India imports major commodities like crude oil, a weaker rupee makes these imports expensive. The rupee slipped to a fresh all-time low, driven by weaker foreign flows and lingering uncertainty. दूसरी तरफ गोदी मीडिया और भक्त मंडली आपको यह बताने में जुट गई है कि रुपए का गिरना अच्छी चीज है। रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज के लिए फायदेमंद है, खासतौर पर जब हमारी इकोनॉमी 50% यूएस टैरिफ की मार से जूझ रहा हो। Maybe a cheaper rupee is the solution to gradual, continual, persistent attack on the rupee. But in the long term, I think 3% depreciation of rupee is what generally is seen in India. ऐसा लग रहा है कि रुपया यहाँ 90 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर सकता है और 4-5% का करेक्शन जो हर साल का आता है, इस साल का हो भी गया तो दिसंबर डन। नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। क्योंकि रुपए का और गिरना लगभग तय है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अब इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताने में जुट चुकी है। लेकिन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले रवैया एकदम अलग था। वो वाले मोदी रुपए के गिरने को लेकर बहुत परेशान रहते थे। आए दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को इस मुद्दे पर खरी खोटी सुनाते थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, तो हम आगे जाए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, देश बदल गया है। जो उठता है वो खराब है, जो गिरता है वो अच्छा है। चंगासी वैसे में भी जब 100 रुपए का पेट्रोल आदमी खुशी खुशी भरवा रहा हो, 500 1000 AQI में खुशी खुशी मॉर्निंग वॉक पर जाकर गहरी गहरी सांसें भर रहा हो, तो ये छोटी मोटी करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ने वाला है? What the f is going on here? लेकिन फर्क तो पड़ा है। टूटते हुए रुपए ने मोदी सरकार के 3 बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। झूठ नंबर 1 कि हमारी इकोनॉमी ताबड़तोड़ गति से आगे बढ़ रही है। 8.2 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो नारा लगाया जा रहा है, वो कितना खोखला है रुपया ने दिखा दिया। झूठ नंबर 2, गिरता हुआ रुपया हमारे देश के एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, हम और कंपेटिटिव हो जाएंगे, यह भी झूठ दिख चुका है अब। और झूठ नंबर 3 कि रुपया सिर्फ बढ़ते हुए डॉलर के सामने कमजोर है, बाकी सब चंगासी। डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। अरे निर्मला ताई, मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो? सरकार नैरेटिव कितना भी खरीद ले, लेकिन रुपया का जो भाव है हमारी असलियत को दुनिया के सामने बयां कर रहा है। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि रुपए ने सबसे बड़ा पोल खोल कैसे कर दिया मोदी सरकार का, और इसका इंपैक्ट आप पर क्या होगा यह भी देखना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू उडू, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। किसी भी छोटी या बड़ी कंपनी में आज भी एचआर डिपार्टमेंट अच्छा टैलेंट हायर करने के बजाय अपना काम मैनुअली पूरा करने में लगा हुआ है। और तो और, जैसा कि सैलरी में या पेरोल में हुई मिस्टेक्स, या फिर लीव अप्रूवल, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस में हुई प्रॉब्लम, हर कंपनी का एचआर बस इसी में परेशान है। आप भी ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं जब उडू के सारे एचआर एप्लीकेशन से आप ये सारे काम एक क्लिक से कर सकते हैं? उडू के एचआर एप्स को यूज करके आप सैलरीज, अटेंडेंस, लीव रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। इसको आप मोबाइल ऐप से कहीं भी कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। इससे आप रियल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकते हैं, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। बस यही नहीं, रिक्रूटमेंट के टाइम पर सारी डिटेल्स जैसे कि रेज्यूमे, फीडबैक, अप्रूवल्स एक ही जगह पर रिकॉर्ड होते हैं। ऑनबोर्डिंग के टाइम पर आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स ऑटो मैनेज होते हैं, और अप्रेजल्स एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से प्रोसेस होते हैं। और तो और, सिर्फ ये उडू एचआर एप्स ही नहीं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उडू के कंप्लीट बिजनेस स्वीट को, जहां आप वेबसाइट मैनेजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजेस, सेल्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सीआरएम, इनवॉइसिंग यानी कि बिलिंग वगैरह वगैरह सब मैनेज कर सकते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स एज लो एज 580 रुपीज पर मंथ। और उडू पे आपका फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री रहेगा विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। और जैसे कि हमने बात किया, उडू के एचआर एप्स एक्सप्लोर करना है तो आप सिर्फ 90 रुपए पर यूजर पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में इसे भी ट्राई कर सकते हैं। बनाइए अपने मैन पावर और इंप्लॉय मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग आज ही। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। प्लीज डू चेक आउट उडू एचआर एप्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए।
बढ़ाइए, मैनेजमेंट सिंपल करिए और तो और अपना बिजनेस आसानी से ग्रो करिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेकंड क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स हाल ही में रिलीज किए गए। जीडीपी ग्रोथ 8.2% दिखाई गई सरकार द्वारा। यह सुनकर एडिटर महाखुश, अप्रैल का इंक्रीमेंट दिसंबर में मांगने लगा। लेकिन एज यूजुअल एडिटर ने असली चीज नहीं देखी। उसने यह नहीं देखा कि जीडीपी नंबर्स आने से ठीक पहले आईएमएफ ने इंडिया के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया अपने 2025 रिव्यू में। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि उसने भारत को अपनी सेकंड लोएस्ट रेटिंग दी है क्योंकि हमारे मैथ्स में मेथोडोलॉजिकल वीकनेस है। अब हो सकता है आईएमएफ भी अर्बन नक्सल बन गया हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर हो गया हो, लेकिन फैक्ट तो यह भी है कि आईएमएफ की जो भी पॉजिटिव खबर आती है वो सरकार उस पर जश्न मनाती है। दरअसल सच यह है कि अक्टूबर के महीने में हमारे देश का रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% तक गिर चुका था। अब इतना कम इन्फ्लेशन बाय द वे कोई अच्छी खबर नहीं होती है। आरबीआई के अपने बैरियर्स के हिसाब से, अपने अकाउंटिंग के हिसाब से भारत में स्टेबल ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन हमेशा 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इतना कम इन्फ्लेशन अपने आप में चिंता का विषय है, अगर इसमें कोई धांधली नहीं भी की गई हो। उसके ऊपर इतना लो इन्फ्लेशन रियल जीडीपी के नंबर्स को मैकेनिकली इन्फ्लेट कर देता है। समझाता हूं कैसे। क्योंकि रियल जीडीपी जो होता है वो नॉमिनल जीडीपी का इन्फ्लेशन एडजस्टेड रूप होता है। इस एडजस्टमेंट को आप जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हो। लेकिन जब इन्फ्लेशन ना के बराबर होता है तो रियल जो आपका जीडीपी होता है वो रियल नहीं रहता है, वो आर्टिफिशियली होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे देश का सच में इन्फ्लेशन 0.25% है तो मुबारक हो, आप सी बन चुके हो। मेरा मतलब है आप कॉकरोच बन चुके हो। आज हमारा नॉमिनल जीडीपी 8.7% है, रियल जीडीपी जो हम पूरे दुनिया को बता रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, वो 8.2% है। इतना नैरो गैप है इन्फ्लेशन का। लेकिन ये स्टेबल नहीं है। इसकी सच्चाई बहुत जल्दी बाहर आने वाली है, क्योंकि अब अगर इन्फ्लेशन थोड़ा भी बढ़ता है तो यह सीधा ग्रोथ नंबर्स को नीचे कर देगा। और भूलिए मत, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद जीडीपी नंबर्स की असलियत वैसे में भी कोई छुपा नहीं सकता है। ये जो आप आंकड़ों के साथ खेल कर रहे हो, ये कुछ दिन खेल कर सकते हो। खैर, इन नंबर्स को हम छोड़ते हैं। ये वाला जो जीडीपी नंबर है ना, इसके कॉम्पोजिशन में भी झोल है। सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ मेनली कैपिटल इंटेंसिव और हाई स्किल सेक्टर्स माने बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, यहां से आती है। जबकि जो वॉल्यूम है, हाई इंप्लॉयमेंट है, जहां सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर्स जिसे कहते हैं, वो आज भी पीछे हैं। रूरल वेजेस की बात करें तो वही पीछे पड़े हुए हैं। एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें तो 3.5 पर ही अटके हुए हैं। हमारे देश में 50% से ज्यादा वर्कफोर्स 16% जीडीपी का हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जीडीपी नंबर्स आते ही सरकार की सारे जो मंत्रीगण है, आईटी सेल है, गोदी मीडिया है, वो खुशियां मनाने में लग गया। लेकिन इस शोर शराबे के बीच में कुछ लोगों का ध्यान डेटा के फाइन प्रिंट पर जाता है। और जब आप फाइन प्रिंट को टटोलोगे तो बिल्कुल खुश होने वाली बात सामने नहीं आती है। और यही फाइन प्रिंट आपको समझाएगा, आपको दिखाएगा कि एक तरफ हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दूसरी तरफ फास्टेस्ट सिंकिंग करेंसी भी है रुपया। अब ये कोई नई बात नहीं है। जब भी रुपया डूबता है तो भक्त मंडली आके कहने लगती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? पिछले एक दशक में डॉलर के प्रति रुपया 35% नीचे गया, माने 66 से 90 पर डॉलर हम हो गए। लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, वो आंकड़ा अभी भी 2% पर ही अटका पड़ा हुआ है। अरे भाई, अगर झूठ बोलना है तो कुछ नया झूठ बोल लो। 2025 में रुपया रिकॉर्ड 5% से ज्यादा लुढ़का। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स में क्या है। अक्टूबर के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखोगे तो करीबन 12% नीचे गए हैं। उल्टा टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स, जहां से सामान बाहर आना होता है, रॉ मटेरियल्स बाहर आना होता है, उनके मार्जिन और भी टाइट हो गए हैं। तो टीवी पर ये थ्योरेटिकल बेनिफिट्स बहुत अच्छे लगते होंगे सुनने के लिए 9 बजे, लेकिन दरअसल देश के लिए ये ज्यादा घाटा है। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। यह साफ तौर से दिखाता है कि रुपए की गिरावट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है हमारे देश को। पिछले 6 महीनों की अगर हम आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो आंकड़ा जो देश की इंडस्ट्रियल आउटपुट को आंकता है, वो लगातार कमजोर हो रही थी। अक्टूबर में यह सीधा 0.4% तक चले गया। इकोनॉमिस्ट और सरकार ने सोचा ये 3-4% आंकड़ा पर रहेगा, लेकिन सच्चाई है 0.4%। इसका मतलब है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन नहीं हो रही है, अपने घुटनों पर आ चुकी है। इसीलिए यहां जो सरकार समझाने की कोशिश कर रही है ना, अरे गिरने दो रुपया, एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो सिर्फ ऑन पेपर अच्छा है, क्योंकि असलियत में यहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही स्टैग्नेंट हो गई है। तो एक्सपोर्ट कहां से करोगे? और जब सामान बनाओगे नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट करोगे अपने देश में? एग्जाम्पल के तौर पर आप कपड़े की बात कर लेते हैं। हाँ, हम अच्छे से कर सकते थे ये चीज, लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा देश भी हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश ने कपड़े मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हब्स बनाए जो 24 घंटे काम करते थे, 7 दिन। आइडिया सिंपल था, ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, लिमिटेड क्षमता है आपके देश में, तो एक ऐसा चीज पकड़ लो और उसे दबा दबा कर बनाओ। नतीजा यह हुआ कि ज़ारा, H&M जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बांग्लादेश से कपड़े बनवाने लगे। वहीं भारत सिर्फ रॉ कॉटन ही एक्सपोर्ट कर पाया। अब पिछले 1 साल में बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी
इंस्टेबिलिटी है। तो क्या इस इंस्टेबिलिटी का फायदा भारत उठा पाया है? क्या चाइना की तरह जहां हुआ कि हमने सोचा बहुत सारा बिजनेस आएगा चाइना से लेकिन आया कुछ नहीं, क्या बांग्लादेश से भी वही होगा कि बिजनेस बांग्लादेश से बाहर जाएगा लेकिन भारत नहीं आएगा? एक तरफ जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लोडाउन से हम जूझ रहे हैं, वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से भी लगातार डॉलर आउटफ्लो बढ़ रहा है। इस साल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत से $17 बिलियन बाहर खींच लिया। साथ ही यूएस के साथ ट्रेड डील की क्लैरिटी ना मिलने पर एक्सटर्नल सेक्टर में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दरअसल जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, तब से तो रुपये की हालत और भी टाइट हो गई है। 5.5% से ज्यादा तब से गिर चुकी है। डॉलर में बाय द वे जो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं भारत के अंदर, उनके लिए भारत निवेश के लिए अच्छा अब डेस्टिनेशन रह नहीं गया, क्योंकि अगर उनका जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ता भी है तो वैसे में भी 5-6% तो रुपया के अप्रिसिएशन की वजह से चले गया। उसके ऊपर सरकार ने टैक्स मार के रखा है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसीलिए ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ना भारत के अंदर इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है। जाहिर है रुपए की डिमांड जब कम होगी तो वो नीचे फिसलेगा। उसके ऊपर अक्टूबर नवंबर के फेस्टिव सीजन में हमने दबा कर गोल्ड इंपोर्ट्स किया है, जिसके वजह से रुपया और भी प्रेशर में आ गया। मोदी सरकार इंटरनेशनल इंडेक्सेस को हमेशा से ही गलत बोलती आई है, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, करप्शन इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, प्रेस इंडेक्स की बात नहीं करे तो बेटर है। सालों से सरकार ने हमको यही बताया ये सारे बायस्ड हैं, एंटी इंडिया है, ये जेलस लोग हैं। लेकिन इतने क्रिस्टल क्लियर रूपी डेप्रिसिएशन के नंबर को आप ना निगेट कर सकते हो, ना आप इसे टुकड़े टुकड़े गैंग बता सकते हो। अब कुछ टाइम पहले निर्मला ताई ने इसका एक और फॉर्मूला निकाला, कहा कि नहीं रुपया ठीक है, रुपया को कुछ नहीं हुआ है, ये डॉलर ये जो है ना ये कमबख्त ज्यादा मजबूत हो रहा है। ठीक जैसे सरकार ने समझा दिया था भारत के लोगों को कि भाई E20 जो पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है, अरे इंजन सड़ा भी देगा लेकिन आपने देश के लिए आप काम कर रहे हो। तो सरकार ने वही वाला लॉजिक देने की कोशिश की कि रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस ये कमबख्त डॉलर है उसके अगेंस्ट कमजोर हो रहा है, इसीलिए रियल टर्म्स में कोई टेंशन नहीं है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन दिक्कत अब यह आ गई है कि कमबख्त सारी जो करेंसीज हैं एंटी इंडिया हो गई हैं, सारे के सारे हमारे रुपए से अच्छा परफॉर्म करने लगी हैं। इनफैक्ट आज रुपया एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी इन द वर्ल्ड बन चुका है। अब सारा डेटा आपके सामने है, आप देखना चाहो डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, कुछ भी देख लो। सरकार अपना आर्ग्यूमेंट देते रहे लेकिन सरकार का आर्ग्यूमेंट फेल हो चुका है, तो अब नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का यह कहना है कि रुपए का गिरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इस पर अपना नींद खराब करें। पीयूष गोयल भी अपना ही गुण गा रहे हैं। Don't get into those maths. उधर नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन का कहना है अच्छा है कि रुपया गिर गया, मास्टर स्ट्रोक है, अब इससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ जाएगी और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। बताइए इतने दिनों से हम मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, PLI 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे थे, जबकि फॉर्मूला इतना आसान था, रुपया को वो कर दो और सस्ता कर दो, अपने आप इंप्लॉयमेंट हो जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर आरबीआई बीते इतने महीनों से करेंसी स्टेबलाइज करने की कोशिश में क्यों जुटी हुई थी? रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल आरबीआई ने $34 बिलियन खर्च किए रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए और ना गिर जाए उससे बचाने के लिए। इस साल भी हर महीने $3 से $4 बिलियन रिजर्व बैंक ने बेचे हैं, स्पॉट मार्केट में पैसे लगाए हैं। अब ऐसे में अगर सरकार खुद ही चाहती थी कि रुपया कमजोर हो जाए तो यह बात सोशल मीडिया पर बकने से पहले आरबीआई को बता देती, वो बेकार में फॉरेन रिजर्व्स बेच रहा है हमारा इतना और रुपए को बचाने के चक्कर में। मतलब ठीक है सरकार का पीआर मशीनरी इतना अच्छा है, लेकिन भाई आप हमें बेवकूफ बना सकते हो, देश को बेवकूफ बना सकते हो, अबे रुपए को थोड़ा ही ना उल्लू बना सकते हो, वर्ल्ड मार्केट को थोड़ा ही ना उल्लू बना सकते हो, पूरी दुनिया थोड़ी ना कॉकरोच है। कॉकरोच से याद आया, रुपए की गिरावट ने एक और पोल जरूर खोला है, ये वाला बोनस पोल बता रहा हूं। एक टाइम पर जनता का पक्ष लेने वाली, सच बोलने वाली बॉलीवुड आज कॉकरोच से भी बदतर जमीन के नीचे छुपी आपको मिलेगी। पेट्रोल प्राइस राइज, रुपए के गिरने पर आज कोई कॉमेंट्री नहीं मिलेगी आपको बॉलीवुड की तरफ से, कोई जोक शोक नहीं मिलेगा, कोई ट्वीट श्वीट नहीं मिलेगा। इनकी रीढ़ की हड्डी रुपया से भी कमजोर निकली। 2014 पे ये अपना रीढ़ की हड्डी भी भूल कर आ गए। अब आते हैं कि इससे आप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप प्याज खरीदो या ना खरीदो, आप पर इंपैक्ट जरूर आएगा। सरकारी नैरेटिव के ठीक ऑपोजिट रुपए का गिरना दरअसल पूरी इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। भले ही सरकार अपनी इस नाकामी को डाउनप्ले करने की कोशिश करे, लेकिन सच तो यही है कि रुपए के कमजोर होने का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा। बताता हूं कैसे। पिछले साल भारत ने $915 बिलियन से ज्यादा का सामान और सर्विसेज इंपोर्ट कराए हैं। आप समझ के देखिए, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम करीबन $1 ट्रिलियन का इंपोर्ट्स करते हैं। इस साल ये इंपोर्ट का बिल और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। इंपोर्ट की गई चीजों में पेट्रोल है, डीजल है, कुकिंग ऑयल है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कार पार्ट्स, मेडिसिन के रॉ मटेरियल जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। अब जब रुपया कमजोर हो जाएगा तो इसी इंपोर्ट बिल अपने आप वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इंपोर्ट किए जाने वाले सामान की चीजों के दाम में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर रुपया 5% कम हुआ तो सीधे 5% इंक्रीमेंट इन द प्राइस। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब
मतलब क्या है? आम जरूरतों की चीजें, सामान, चाहे वो ग्रोसरीज हो, कंज्यूमेबल्स हो, सब महंगी हो जाएंगी। गिरते रुपए का दूसरा बड़ा इफेक्ट होने वाला है इंटरनेशनल ओवरसीज एजुकेशन में। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस समय पढ़ाई करना वैसे में भी आज के डेट में भी महंगा है, लेकिन जब रुपया ऐसे गिरेगा तो फीस और लिविंग कॉस्ट दोनों ही इमीडिएटली बढ़ जाएंगे। पिछले जहां एक साल में फी के लिए आपको शायद 25 लाख रुपए देने हो, अब डेप्रिसिएशन के बाद वही आंकड़ा 28-30 लाख तक बन गया होगा। पेरेंट्स को ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, रीपेमेंट भी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली फॉरेन ट्रैवल में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट सब डॉलर या यूरो में जो पेमेंट जाने वाला है महंगा हो जाएगा। एक फैमिली हॉलिडे बजट अचानक 15 से 20% तक का बढ़ सकता है। हां, यह बात सच है। रेमिटेंसेस बढ़ने से एनआरआईज के परिवारों को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके डॉलर ज्यादा रुपए में कन्वर्ट हो पाएंगे। पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो रुपए की गिरावट आम लोगों के लिए खर्चा बढ़ाने वाली है, उनके सेविंग्स को कमजोर करने वाली है, हाउस होल्ड बजट और भी तहस नहस करने वाली है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या मोदी मीडिया का सेवन हमेशा करते हो तो आपको लगेगा कि रुपया बस डॉलर को खत्म करने वाला है। डॉलर तो 40 रुपीज का होने वाला है और हम विश्वगुरु तो बन ही चुके हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। A quick thanks to Udu आज के एपिसोड को सपोर्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए Udu, जहां आपको HR ऐप के साथ साथ 45+ बिजनेस एप्स मिलते हैं आपके छोटे या बड़े बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड बेनिफिट आउट ऑफ दैट लिंक। डू चेक इट आउट।